हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक इम्पोर्टेंट पार्ट मौजूद है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का अपना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है, तो कंडक्टेंस भी नाम रहता है। आज उसी पार्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे नीट और जेईई मेंस में और आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर वही बात, लेक्चर को ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके सामने मौजूद है, हेडिंग दिया गया हुआ है। हेडिंग क्या है? देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करना है। ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट थर्ड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये पार्ट थर्ड है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। कंडक्टर आपका दो टाइप का होता है, एक होता है मेटालिक कंडक्टर और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर, मेटल से जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होते हैं, मतलब करंट का जो फ्लो होता है वो मेटालिक कंडक्टर होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की वाटर हो गया, वाटर में तुम कोई इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दो, मतलब इलेक्ट्रोलाइट जिसमें केटाइन और एनाइन होता है, जैसे NaCl वगैरह डाल दो तो एक वो सॉल्यूशन बन जाएगा और उससे करंट का जो फ्लो होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और अपने केमिस्ट्री में जो आपको पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पढ़ना है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या डिफरेंस है। ये बोर्ड एग्जाम में एक सब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछ सकता है। तो मेटालिक कंडक्टर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटालिक कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट अकर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री आयंस, मतलब जो आयंस होते हैं प्लस और माइनस, उसके मूव करने की वजह से करंट का फ्लो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। ठीक है, दूसरा, नो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, नो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। मेटल वायर से देखते हो करंट का फ्लो होता है, क्या उसका मास कम होता है? बिल्कुल नहीं होता, वो डिकम्पोज नहीं करता है मेटल वायर। तो मेटालिक कंडक्टर का डिकम्पोजिशन नहीं होता, मतलब उसका मास लॉस नहीं होता है। नो केमिकल डिकम्पोजिशन का मतलब यहाँ पर समझ लो कि मास लॉस की बात यहाँ पर नहीं होता, मास लॉस नहीं करेगा। लेकिन यहां पर अगर देखोगे तो डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। जैसे जैसे करंट का फ्लो कराओगे तो डे बाय डे वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का मास कम होते जाता है। मास इसमें मास कम होगा, इसमें मास लॉस करता है। ठीक है, तीसरा डिफरेंस देखो, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू कर्नेल। मेटालिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, वो किसकी वजह से होता है? कर्नेल की वजह से होता है। क्योंकि देखो, मेटल के अंदर एटम्स हैं, एटम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो दौड़ने में काम करेंगे, जो करंट को फ्लो कराएंगे, और जो केटायन बच जाएगा, मतलब जिस पे चार्ज आ जाता है, उसको बोलते हैं कर्नेल। जैसे यहाँ पर देख लो, सोडियम आपका ये सॉलिड मेटल है, तो सोडियम आपको पता है कि Na+ और ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये करंट को फ्लो कराने में काम कर रहा है, और ये जो बच गया प्लस, इसको बोलते हैं हम लोग कर्नेल। और कर्नेल जो होता है वो जहां रहता है वहीं पर रुका रहता है, वही रेजिस्टेंस का काम करता है, वही ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेगा तो उससे टकराएगा और रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। इसमें क्या है? रेजिस्टेंस इज ड्यू टू, अब सॉल्यूशन के अंदर कई सारे इंटरेक्शंस होते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जैसे सॉल्यूट को तुम मिला दिए सॉल्वेंट में तो आपस में अट्रैक्शन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ आयंस। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, जैसे मान लीजिए तुम NaCl को मिला दिए, उसमें Na+ है, Cl- भी है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है, तो इसको बोलते हैं केटायन एनायन इंटरेक्शन। जैसे कि Na+ और Cl- में अट्रैक्शन होगा ना जी, तो केटायन एनायन, मतलब सिंपल तुम बोल सकते हो कि अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, केटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन। एक और तरह, एक नेचर और होता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन।
तुम पानी में तुम मिला दिए सॉल्यूट को, तो पानी के जो पार्टिकल्स हैं, तो वाटर के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी तो आपस में इंटरेक्ट होंगे। तब सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट किसके थ्रू होता है? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के थ्रू। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन क्या होता है? सिंपल केटायन एनायन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो होता है। और सॉल्यूट सॉल्वेंट जो होता है हाइड्रेशन ऑफ आयंस। मान लेते हैं कि सॉल्यूट को तुम डाल दिए, जैसे कि तुम डाल दिए NaCl को, तो उसमें Na प्लस है, अब पानी में जाएगा, पानी इसको घेर लेगा। तो बताओ घेरेगा तो इंटरेक्शन काम कर रहा है, तभी तो वाटर घेर रहा है, सॉल्वेंट घेर रहा है इस Na प्लस को। Na प्लस क्या हो गया आपका? ये सॉल्यूट पार्टिकल हो गया, और ये क्या हो गया आपका? सॉल्वेंट पार्टिकल हो गया। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट को घेर लिया तो अट्रैक्शन काम करेगा, और इसी घेरने को बोलते हैं हाइड्रेशन। अब आगे देखो, चौथा रेजिस्टेंस। अगर टेम्परेचर को तुम बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। मेटालिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। और ये देखो फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ये वाला फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में। इस अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं अल्फा को। तो देखो, और इसको टी को बोलते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना तुम अभी पढ़े हो इंटरेक्शन जितना तुम पढ़ो, जो आपस में अट्रैक्ट है, टेम्परेचर बढ़ने से सब ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, और उसके बाद से पार्टिकल्स फ्री हो जाएंगे, आयंस फ्री हो जाएगा, आयंस तेजी से दौड़ना शुरू करेगा, करंट का फ्लो होगा। तो ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ इंटरेक्शंस बाय इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर दोगे पार्टिकल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जितने भी इंटरेक्शंस हैं सब टूट जाएंगे और पार्टिकल्स फ्रीली मूव करेंगे, तो करंट ज्यादा मूव करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से इसमें रेजिस्टेंस घट जाता है, और मेटालिक में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आप इसको सही से नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चले जी आगे देखते हैं। हम लोग को मेन जो पढ़ना है अपने सिलेबस में, वो पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो हेडिंग क्या दिया गया है? जनरल टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सबसे पहले जब पढ़ोगे तो आएगा कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस। जाहिर सी बात है कि मेटालिक कंडक्टर का भी रेजिस्टेंस होता है, तो वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का भी रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जब दौड़ेगा मेटल वायर में, तो कुछ ऑब्स्टेकल होते हैं, जैसे कर्नेल के बारे में बताए थे। कर्नेल, तो कर्नेल क्या करता है? उस इलेक्ट्रॉन को रोकता है, तो रेजिस्टेंस डेवलप होगा। तो ऑब्स्टेकल जो होते हैं, रुकावट, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ आयंस। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रॉन मत लिखना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेटालिक में होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में किसका फ्लो होता है बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक में किसका होता है? आयंस का। तो जब आयंस मूव करेंगे तो जो रुकावट है, ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल कौन सा है? सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, वो ऑब्स्टेकल है। तो इट इज ऑब्स्टेकल, मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑब्स्टेकल होता है, रोकने वाला होता है। इन द फ्लो ऑफ आयंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बताओ? ओम होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। कंडक्टेंस देखो, सिंपल कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस बताता है इजीनेस, कि कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो देखो क्या लिखा है? इट मेजर्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयंस का रेट, मतलब उसका मूव करने का रेट को मेजर करता है कंडक्टेंस। मतलब कंडक्टेंस सपोर्ट करता है आयंस को फ्लो होने में। तो इट मेजर्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ आयंस को मेजर करता है इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और कंडक्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो C = 1/R। और R का यूनिट क्या होता है जी? R का यूनिट होता है ओम। तो C का यूनिट क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। और इसी ओम इनवर्स को हम लोग बोलते हैं मोह, MHO, मोह ही बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसी ओम को हम लोग S से भी डिनोट करते हैं, ओम इनवर्स को S से, और S को बोलते हैं सीमेंस। तो 1 सीमेंस = 1 ओम इनवर्स।
तो एस कहीं आ जाए तो समझ जाना कि वो ओम इनवर्स है। अब ओम इनवर्स को अगर लिखना है तो मोह लिख दो, मोह। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट किसका, कंडक्टेंस का। चलो जल्दी से नोट कर लो, छाप लो, छापो छापो। अब आगे देखते हैं। आगे देखो, इफेक्टिंग फैक्टर्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इफेक्टिंग फैक्टर्स किसका, किसका इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑन कंडक्टेंस पर कौन कौन से फैक्टर काम करेंगे। सॉरी, आप ऐसा करो, इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस के लिए कौन कौन से इफेक्टिंग फैक्टर है, ध्यान से समझो यहां पर, ध्यान से। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस। देखो जी, कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है जी, देखो इधर, अब ध्यान समझना, नंबर ऑफ आयंस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जितना ज्यादा होगा उतना कंडक्टेंस ज्यादा होगा। आयंस की संख्या बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ता है। एग्जाम्पल से बात को समझो, यहां पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो इधर ध्यान से। जैसे हम दे दिए यहां पर NaCl, यहां पर लिख दिए Na2SO4, यहां पर लिख दिए Na3PO4। अगर बात किया जाए इसके पास कितने आयंस है, 2 आयंस। इसके पास कितने आयंस हैं बता दो, 3 आयंस। इसके पास कितने आयंस है बता दो, 4 आयंस। तो कंडक्टेंस ज्यादा किसका हो जाएगा, Na3PO4 का कंडक्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि आयंस का संख्या बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ता है। कोई दिक्कत, आयंस की संख्या बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ता है। देखो PO4 को 1 काउंट करना है, 1 और 3 सोडियम कितना हो जाएगा, 4। SO4 को 1 काउंट करना है और 2 सोडियम कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आगे देखो, ध्यान समझो, नंबर ऑफ आयंस हो गया। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, नेचर ऑफ, ओ सॉरी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इधर देखो, कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ग्रेटर देन कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और एक बात यहां पर लिख लो, यहां पर ऐसे लिख दें कि कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो इधर, जितना इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होगा उतना कंडक्टेंस ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। इस बात को दिमाग में रखना। अब जरा देखो कि स्ट्रॉन्ग जो होते हैं, पहली बात यहां पर लिख दें, स्ट्रॉन्ग जो एसिड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, याद रख लेना। H2SO4, HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4, ये सब एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और वीक एसिड जो होता है, वीक एसिड्स जैसे मोस्टली क्या होते हैं, वीक एसिड मोस्टली ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। जैसे आपका हो गया एसिटिक एसिड हो गया।
आपका फॉर्मिक एसिड हो गया, आपका ये बेंजोइक एसिड हो गया, ये मोस्टली क्या होते हैं, वीक होते हैं इसके कंपेयर में, ठीक है, मोस्टली वीक होते हैं ये सब, ठीक है। तो ये इतना आप दिमाग में रखना। अब रह गया सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के बारे में मैं बता देता हूं। सॉल्ट्स जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, मोस्टली स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग। सॉल्ट मोस्टली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं सॉल्ट्स। और एसिड में देख लो, ये जो एसिड है ये वाला, ये सब स्ट्रॉन्ग है, और इधर वाला क्या हो जाएगा, वीक इसके कंपेयर में। तो इतना आप बात दिमाग में रखना। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या करना है, देखना इधर ध्यान से। अगर आपको दे दिया जाए HCl CH3COOH एसिटिक एसिड, तो बताओ ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी तरीके से अगर NaOH दे दिया जाए, ये बेस है, और ये NH4OH ये भी बेस है, तो मेटल के साथ अगर OH लगा हो तो वो बेस स्ट्रॉन्ग होता है, और NH4OH ये मेटल नहीं है इसमें, तो ये बेस क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है। अब देखो एसिड्स में हम लिखे थे, ऑर्गेनिक एसिड्स में ध्यान से समझना ये वाला बात। यहां पर क्या हो गया, ये फॉर्मिक एसिड हो गया, ये हो गया आपका एसिटिक एसिड, और ये हो गया आपका बेंजोइक एसिड। क्या हो गया, बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इसको बोलते हैं हम लोग एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। हाँ देखो अब ध्यान से, तो ये तो मोस्टली चलिए आपका ये ऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक एसिड। अब इसमें सबसे कौन होगा, देखना ध्यान से, सबसे COOH, फिर C6H5COOH, और फिर CH3COOH। ये हो गया, ये हो गया ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड, तब बेंजोइक एसिड, तब कैसे होता है, कौन सा होता है, एसिटिक एसिड। सर इसको कहाँ पढ़ना है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC में पढ़ना है। डिटेल आपको GOC में पढ़ना होता है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा एसिड वीक होता है। लेकिन अभी आप इसको याद कर लो, ठीक है, जो बहुत काम करेगा। तो अभी तुम क्या पढ़ोगे, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा उतना उसका कंडक्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना ही इसका कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। अब सुनो, ये तो अभी इसको स्टार तुम लगा के यहाँ पर लिख लो, स्टार लगा के लिख लो ध्यान से, ठीक है। अब इस पे ध्यान से समझना, एक हम इसी पर एक क्वेश्चन हम पूछ दें, इसी पर अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, या यहां पे कंडक्टेंस भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, कंडक्टेंस, ठीक है। अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर, इतना ज्यादा कंडक्टेंस, या इसके जगह पर तुम कंडक्टिविटी भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मैं भी लिखा था, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा उतना कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। मान लेते हैं इसका मोलरिटी दे दिया है 0.1 मोलर, इसका भी मोलरिटी 0.1 मोलर, इसका भी मोलरिटी 0.1 मोलर दे दिया है।
तो बता इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसका होगा, जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो स्ट्रेंथ ज्यादा किसका है बताओ, फॉर्मिक का। किसका है जी, फॉर्मिक का। फिर उसके बाद से कौन सा, बेंजोइक, बेंजोइक। तब उसके बाद से किसका होगा, एसिटिक का। किसका होगा, एसिटिक का। तो यही ऑर्डर सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का भी हो गया यही ऑर्डर, ठीक है। तो जितना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जितना स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा होगा, उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा। तो जो ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का है, जो ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का है, वही ऑर्डर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का हो गया, ठीक है। तो स्टार लगा के इसको आप लिख लीजिएगा सही से, और मैंने ये बता दिया, और इस पे मैं क्वेश्चन भी बता दिया, आप इसको नोट कर लें। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अब देखो तीसरा जो तीसरा जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं, कंडक्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कप्पा से। कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो सर इसका डेफिनेशन क्या हो गया, सुनना ध्यान से। इट मेजर्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ ions in 1 ml of electrolytic solution, 1 ml of electrolytic solution। तो कंडक्टेंस जो है उसमें कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम डिफाइन नहीं किया जाता है, बस उसमें कहा जाता है कि इट मेजर्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। लेकिन कंडक्टिविटी में वॉल्यूम फिक्स होता है, कितना, 1 ml। मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये कंडक्टेंस ही है। ये क्या है, कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस इन 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस है उसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, उसी को कंडक्टिविटी बोलते हैं, कंडक्टेंस इन 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल क्या करता है, इस सेल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टेंस या कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी विल बी मेजर्ड, ठीक है। ऐसा सेल जिसके थ्रू हम लोग क्या मेजर करते हैं, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी मेजर हम लोग करते हैं। ध्यान से सुनना, अब कैसे मेजर करते हैं। इसमें 2 प्लेट लगा रहता है, ठीक है, 2 प्लेट ऐसे लगा रहता है। बस मैं एक रफ डायग्राम बना देता हूं। ऐसे 2 प्लेट लगा रहता है, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। ये प्लस चार्ज हो जाएगा और ये माइनस चार्ज, क्योंकि बड़ा वाला प्लेट प्लस और ये माइनस। ये काम कैसा करेगा, एनोड, और ये काम कैसा करेगा, कैथोड, ठीक है। और इस दोनों का बीच का जो दूरी है, दोनों प्लेट का बीच का दूरी, दोनों प्लेट का बीच का जो दूरी है, दोनों प्लेट का बीच का जो दूरी है, दोनों प्लेट का बीच का दूरी हम मान लेते हैं L, दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, L। और इस प्लेट का एरिया, मतलब ये जो प्लेट है इसका एरिया हम मान लेते हैं कितना, A। तो A जो है ये क्या है, एरिया ऑफ एनोड, नहीं तो कैथोड। आप इसको मिला के बोल सकते हो इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड में एनोड भी आ जाता है और कैथोड भी आ जाता है। तो एरिया हो जाएगा, और एल जो है, एल क्या है, एल हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, या इसी को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड्स। तो एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, दोनों प्लेट के बीच का दूरी। ये मोटा मोटी मैंने एक रफ डायग्राम बना दिया कंडक्टिविटी सेल का। अब इसी कंडक्टिविटी सेल पर
हम लोग कुछ आगे बात करेंगे, ठीक है। वो क्या बात करेंगे जरा देखना, इसी कंडक्टिविटी सेल पर। इसी कंडक्टिविटी सेल पर मैं ओम्स लॉ लगाने जा रहा हूं। क्या लगाने जा रहा हूं? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लगाने जा रहा हूं, जो आप फिजिक्स में पढ़े हुए हो, ठीक है। इसमें पहला क्या होता है कि रेजिस्टेंस। क्या हो गया, तुम भी गुस्सा हो क्या यार? चलो जी, कौन से कलर ले लें? कौन सा कलर ले लें? चलो ये रेड नहीं लूंगा, रेड नहीं लूंगा यार। ओम्स लॉ क्या है, सुनो ध्यान से, कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। हाँ देखो ध्यान से, ओम्स लॉ, इसमें ओम्स लॉ क्या होता है ध्यान समझना। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और दूसरा रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। आप फिजिक्स में पढ़े हो कि वायर का लेंथ जितना बढ़ता है रेजिस्टेंस बढ़ता है, और यहाँ पे क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड जो उसका बीच का दूरी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सर क्यों? देखो जी क्यों, क्योंकि जब तुम इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट रखोगे ए बी, तो एक पे चार्ज प्लस होगा, दूसरे पे चार्ज माइनस होगा। मान लेते तुम इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भर दिए इस सेल के अंदर, तो ये प्लस बताओ कहाँ भागेगा? माइनस वाले की तरफ, और ये माइनस कहाँ भागेगा? प्लस वाले की तरफ। तो आयंस अलग अलग हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो प्लेट जितना दूर जाएगा तो इन आयंस को फ्री होने में टाइम लगेगा, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, कंडक्टेंस कम हो जाएगा। आयंस जितना जल्दी फ्री हो उतना तेजी में फ्लो करेंगे, इसका मतलब रेजिस्टेंस डाउन हो जाएगा। तो प्लेट की दूरी बढ़ने पर आयंस का मूवमेंट कम हो जाएगा, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और प्लेट का एरिया जितना ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एरिया जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा खींचेगा आयंस को सॉल्यूशन में से, उतना तेजी में आयंस मूव करेंगे, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस घट जाएगा। अब देखना, कंबाइन फर्स्ट एंड सेकेंड को कंबाइन करेंगे तो R प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, दोनों कंबाइन कर दो, ये R हो गया एल अपॉन ए। अब इसके बाद से क्या करो, प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट रो आएगा और एल अपॉन ए, ठीक है। और रो बराबर क्या हो जाएगा? R इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा। यही फॉर्मूला आपको दिमाग में भी रखना है। इस रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। इस रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। पहले ओम्स लॉ मैंने लगा दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया, ये मैं इक्वेशन लिख दिया कंबाइन करने के बाद। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट रो आ जाएगा, रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। और ये R हो गया, और A आपका एरिया हो गया, और L क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी हो गया। अब रेजिस्टिविटी होता क्या है, सुनना ध्यान से। रेजिस्टिविटी होता है, ये रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन 1 ml सॉल्यूशन में। ये क्या होता है? रेजिस्टेंस ही होता है 1 ml सॉल्यूशन में। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, जो काफी आगे काम आने वाला है। लेकिन मैं एक बात अभी से लिख देता हूं कि अभी आप पढ़े हैं कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं कप्पा। तो कंडक्टिविटी बराबर होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो। तो इसको भी आपको अलग से याद रखना है कि कंडक्टिविटी होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, इसको आपको याद रखना है। यहां पर लिख देता हूं यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। मैं यूनिट लिखने जा रहा हूं रेजिस्टिविटी का। यहां पर देखो रेजिस्टिविटी, ध्यान से समझना, यही रो। R का क्या होता है? ओम।
ए एरिया है तो एरिया को तुम ले लो सेंटीमीटर स्क्वायर, होता है ना एरिया मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर भी लेके चला जाएगा। और लेंथ दोनों के बीच का दूरी भी सेंटीमीटर में ले लो, तो क्या बन जाएगा यूनिट ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर हो गया यूनिट, ठीक है। रो बराबर ओम सेंटीमीटर क्या हो गया यूनिट। अब हम लोग को यूनिट निकालना है किसका, यूनिट निकालना है किसका, ध्यान से समझना। यूनिट अब निकालना है हम लोगों को यूनिट ऑफ कप्पा। किसका यूनिट निकालना है जी, कप्पा का यूनिट निकालना है, एकदम ध्यान से समझना, कप्पा का यूनिट निकालना है। हाँ जी देखो, अब हम लोग को यूनिट निकालना है कप्पा का। कप्पा का यूनिट क्या होगा, ध्यान से समझना, 1/रो, और रो का यूनिट यहां पर है ओम सेंटीमीटर, मतलब क्या हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम लिख सकते हैं कप्पा का यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, और इस ओम इनवर्स को एस से भी डिनोट कर सकते हैं, ओम इनवर्स को एस से भी डिनोट कर सकते हैं, और ये हो गया सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो गया आपका यूनिट हो गया किसका, कप्पा का। तो मैंने रो का भी बता दिया यूनिट, और रो का भी यूनिट मैंने बता दिया, और कप्पा का भी यूनिट मैंने बता दिया। यहाँ पर ओम इनवर्स को आप एस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ओम्स लॉ से मैंने रजिस्टिविटी का फॉर्मूला लाया, कंडक्टिविटी कप्पा इक्वल टू 1/रजिस्टिविटी, इसको याद रखना है। यूनिट मैंने लिख दिया, आगे हम लोग बात करते हैं, ध्यान से समझना। रजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या होगा या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा। अब समझो रजिस्टिविटी क्या होता है, ये होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन 1 ml of इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो रेजिस्टेंस होता है 1 ml, 1 ml, देखो 1 ml, उस 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको रो बोलते हैं हम लोग। और रो बराबर क्या लिख सकते हो, 1/कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कप्पा मैं पहले लिख चुका हूं। और फिर से मैं यहाँ पे एक बात लिख दूं, इसका यूनिट भी मैं यहाँ पर लिख देता हूं, यूनिट ऑफ रो अलग से लो। क्या लिखा था मैंने इसका यूनिट, बताओ। इसका मैंने यूनिट ये लिखा था ओम, ओम, और यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया रजिस्टिविटी का डेफिनेशन। रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं हम लोग रजिस्टिविटी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से एकदम समझना, बहुत ही आसान यहां से मामला है। देखो देखो इधर आगे देखो ध्यान से, ये देखो अभी हम लोग लिखे हैं कि कंडक्टिविटी कप्पा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/रो रजिस्टिविटी, और रजिस्टिविटी को तुम क्या लिख सकते हो बता, R/A/L। फॉर्मूला मैंने अभी निकाला हूं, देखो अभी मैं फॉर्मूला निकाल चुका हूं। अब देखो 1/R, और L ऊपर चला जाएगा और A नीचे आ जाएगा, तो कप्पा इक्वल टू 1/R को C लिख सकते हैं, और L/A को एक कांस्टेंट G होता है। अब वो क्या होता है मैं बताता हूं। देखो कप्पा क्या हो गया, कंडक्टिविटी, C क्या हो गया, कंडक्टेंस, और G क्या हो गया, सेल कांस्टेंट। अब आपके लिए एक ये नया टर्म दिख रहा होगा, मैं उसको अलग लिख दूंगा, सेल कांस्टेंट उसको बोलते हैं, ठीक है। सेल कांस्टेंट उसको हम लोग बोलते हैं। ये हो गया एक रिलेशन। और यहां पे देख लो, ये जो
सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जी, ये क्या होता है, L अपॉन ए, L अपॉन ए। और L क्या है बताओ, डिस्टेंस, L क्या है बता दीजिए, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, और नीचे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का एरिया, ठीक है। इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, इस रेशियो को बोलते हैं हम लोग जी सेल कांस्टेंट। आपके बोर्ड एग्जाम में ये लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो फॉर्मूला में मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको एकदम याद कर लेना कि कप्पा इक्वल टू, ये कप्पा हो गया आपका, ये कंडक्टेंस सी हो गया, और ये सेल कांस्टेंट जी हो गया। कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, और सी का फॉर्मूला अलग से याद रखना 1 अपॉन रेजिस्टेंस, और जी इक्वल टू क्या होता है, L अपॉन ए। इतना आपको याद होना चाहिए, ये रिलेशन आगे चल के न्यूमेरिकल्स में मैं जब कराऊंगा तो इसका यूज होगा, ठीक है। अब आगे देखो, हाँ देखो जी, अब देखो ध्यान से, अब तुम कहोगे सर कपड़ा चेंज कर लिया, हाँ देखो ये जादू है, कपड़ा मैंने चेंज कर लिया। अब इसके बाद हम लोग जो पांचवा हम लोग टर्म पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का जो हम लोग सिंबल इस्तेमाल करते हैं, वो क्या इस्तेमाल करते हैं जरा देखना ध्यान से, लैम्डा एम से इसको डिनोट करते हैं, लैम्डा एम से। ये क्या होता है, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम, और दैट वॉल्यूम कितना, VmL ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल, उस वॉल्यूम जिसका वॉल्यूम VmL है सॉल्यूशन का, जो कंडक्टेंस होता है उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो ध्यान से देखो, एक लाइन यहां पर मैं लिख दूं कि तुम पहले से जानते हो कि कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, कप्पा। 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है उसको बोलते हैं कप्पा। और हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कितना ml का है, VmL का। कितना, VmL। तो तुम पढ़े होगे 9th में कि एक केला का दाम 5 रुपए है, तो 50 केला का दाम तो 5 से गुना कर दिया जाता है। तो वैसे ही 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस अगर कप्पा है, तो अगर मैं आपसे पूछ दूं कि कंडक्टेंस ऑफ VmL इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, तो इस कप्पा में VmL से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, यहां पे निकल जाएगा आपका लैम्डा एम, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी कितना आ जाएगा, कप्पा इंटू VmL। और यहाँ पर वॉल्यूम जो VmL है, इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। जरा साइड में इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि मोलारिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब बताओ कि मोलर कंडक्टिविटी में मोल कितना लेना है, 1 मोल। तो यहां पे हम 1 मोल रख देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम लीटर में कितना आ जाएगा बता दीजिए, 1 अपॉन मोलारिटी। मोल यहां पर दिया था 1 मोल, इसीलिए हम मोलारिटी ले लिए क्योंकि मोलारिटी में मोल होता है। लेकिन वॉल्यूम देखो इसमें ml में रखना है, और यहाँ पे वॉल्यूम किसमें, लीटर में। तो हम लोग ml में वॉल्यूम ला सकते हैं लीटर से। कब ला सकते हो, जब लीटर में हम लोग 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर दें वॉल्यूम जो लीटर में है, तो ml में वॉल्यूम आ जाएगा। लीटर को ml में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, और V लीटर बराबर क्या होता है, 1 अपॉन m इंटू 1000। इस वैल्यू को उठाओ, VmL वाला वैल्यू को उठाना है। VmL वाला जो वैल्यू है उसको आपको उठा देना है। उठाने के बाद से यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या बन जाएगा, लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू VmL कितना है, 1 अपॉन m इंटू 1000। मतलब लैम्डा m इक्वल टू
फॉर्मूला लिख सकते हो कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। ये हो गया फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी। जब भी न्यूमेरिकल आएगा इसका तो यही लगा देंगे लेमडा एम इंटू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। अब एक बात जरा देखो, इसका जरा यूनिट की बात कर लिया जाए। यूनिट आप सबको पता है कि जो कंडक्टिविटी का यूनिट होता है वो होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है कंडक्टिविटी का यूनिट। और मोलारिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर, क्योंकि मोल ऊपर वॉल्यूम नीचे। लेकिन वॉल्यूम किस में लेना है? एमएल में। और एमएल बराबर क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। एमएल बोलो चाहे सेंटीमीटर क्यूब बोलो। क्यों? कि हम यहाँ पर एमएल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एमएल ही लेना है। अब तुम देखो ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा, मोल आ जाएगा नीचे, तो क्या बन जाएगा देखना, यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर क्यूब चला जाएगा ऊपर, अब मोल तो नीचे ही रहेगा। तो क्या बन गया यूनिट? सुनो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर इनवर्स कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मोल को भी ऊपर कर दो तो मोल इनवर्स हो जाएगा, मोल इनवर्स। ये हो गया यूनिट। देख लो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यहाँ पर हम पहले ही लिख चुके हैं। और ओम इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एस, सीमेन जिसको बोलते हैं। इस ओम इनवर्स की जगह पर तुम लिख सकते हो ओम इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हो गया इसका यूनिट मोलर कंडक्टिविटी का। यहाँ पे हम बता दिए, आप अच्छे से देख लीजिएगा, आप इसको सही से नोट कर लो। अब देखते हैं हम लोग आगे का जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है? ये भी आपका कंडक्टेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, उस वॉल्यूम का जिसका वॉल्यूम कितना है? VmL, और जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रोलाइट्स पड़े होते हैं? 1 इक्विवेलेंट। मोलर में 1 मोल होता है, लेकिन इक्विवेलेंट में कितना होता है? 1 इक्विवेलेंट। तो फिर वही काम करेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो सीधे लिखेंगे कंडक्टेंस इन 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? कप्पा। तो बता दीजिए कंडक्टेंस इन VmL। VmL क्योंकि यहां पर देख लो VmL की बात है, ठीक है। कंडक्टेंस इन VmL इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? कप्पा इंटू V। और यहाँ पर वॉल्यूम किस में है? ml में। तो लेमडा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू VmL। और VmL का वैल्यू निकाल के यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलो साइड में VmL निकाल दिया जाए। बताओ नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? लीटर में रखा जाएगा। सर आपने नॉर्मलिटी क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर देखो ना इक्विवेलेंट दिया 1 इक्विवेलेंट, इसलिए नॉर्मलिटी के ही फॉर्मूला में इक्विवेलेंट होता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना रखना है? 1। और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में हो जाएगा? लीटर में। तो V लीटर इक्वल टू 1 अपॉन नॉर्मलिटी। और इस वॉल्यूम को बदल दो लीटर में, तो क्या करेंगे? सॉरी, इस वॉल्यूम मतलब जो लीटर वाला वॉल्यूम है उसको बदलना है ml में, क्योंकि देखो यहाँ पर ml रखना है। तो लीटर को अगर ml में बदलना है, लीटर को अगर ml में बदलना है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से उसमें गुना कर दो, तो वो लीटर ml में आ जाएगा। और लीटर कितना है? 1 अपॉन नॉर्मलिटी इंटू 1000। अब इस VmL के वॉल्यूम को लाकर यहाँ पर रख दिया जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। उस वैल्यू को लाकर यहाँ पर रख दिया गया। एक ये खूब सुंदर सा उस आपका फॉर्मूला बन गया, और इस फॉर्मूला का यूज आगे बहुत होने वाला है, ठीक है। इसका जरा देखो यूनिट क्या होगा, ध्यान से। यूनिट मैं यहां पर लिख चुका हूं, देखो एकदम सेम यूनिट होगा जैसे मोलर का होता है, एकदम सेम इसी का होगा। एक जगह फर्क है, देखो मोलर में क्या था? मोल इनवर्स था, मोल इनवर्स है। सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे मोल नहीं है, यहाँ पे इक्विवेलेंट है। पिछले में क्या था? मोल इनवर्स था,
यहाँ पर इक्विवेलेंट इनवर्स होगा। ठीक है, जहां मोल है वहां पर इक्विवेलेंट इनवर्स लिख दो। ये हो गया किसका यूनिट, याद रखिएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यूनिट हो गया। डेफिनेशन भी हो गया, फॉर्मूला भी हो गया, यूनिट भी हो गया। ठीक है, आप इसको सही से नोट कर लो। फिर चलते हैं आगे, बात करते हैं। हाँ जी, देखो रिलेशन बिटवीन लेमडा एम एंड लेमडा इक्विवेलेंट। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होगा उसके बारे में बात करने हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, देखो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर हम पहले से लिख चुके हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हम पहले से लिख चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, पहला इक्वेशन में हम दूसरा से डिवाइड कर देते हैं, पहला से दूसरा में डिवाइड कर देते हैं, पहला में दूसरा से डिवाइड कर देते हैं। जब तुम डिवाइड करोगे तो लेमडा एम ऊपर, लेमडा ई क्यू नीचे, डिवाइड करोगे कप्पा से कप्पा कट जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा, नॉर्मलिटी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, मोलारिटी कहाँ आ जाएगा, नीचे। और आप पहले से एक फॉर्मूला जानते हो कि नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है n फैक्टर इंटू मोलारिटी। तो बता दीजिए n फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी अपॉन मोलारिटी। तो हम यहाँ पर नॉर्मलिटी अपॉन मोलारिटी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, n फैक्टर। अब यहाँ पर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ पर रिलेशन आ जाएगा लेमडा m इक्वल टू n फैक्टर इंटू लेमडा ई क्यू। ये जो रिलेशन है आगे बहुत ही इस्तेमाल होने वाला है। यहाँ पे स्टार लगा देते हैं। ये जब भी लेमडा ई क्यू दे देगा और लेमडा एम पूछेगा, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब सर ये बताइए, जो ये एन फैक्टर है, ये एन फैक्टर कैसे हम लोग सीखेंगे, कैसे निकालेंगे? तो एन फैक्टर हम आपके इसी केमिस्ट्री मिंट, केमिस्ट्री जो मिंट आपका चैनल है, केमिस्ट्री मिंट चैनल पर के जाकर देखिएगा प्ले लिस्ट में मैं एन फैक्टर का लेक्चर पूरा रिकॉर्ड करके रखा हूं, आप उसको देख लेना, मस्त एकदम मजा आ जाएगा। लेकिन इस चैप्टर में हम बता देते हैं कि एन फैक्टर का इस्तेमाल किस किस कंपाउंड के लिए होगा। एसिड्स के लिए होंगे एन फैक्टर का इस्तेमाल, बेस के लिए होंगे एन फैक्टर का इस्तेमाल, और फिर उसके बाद से सॉल्ट्स जो होते हैं, सॉल्ट्स के लिए एन फैक्टर का इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में। तो कम से कम 3 का एन फैक्टर आपको आना चाहिए। ठीक है, आप इसको सही से नोट कर लो। अब चलते हैं आगे, देखते हैं बच्चों। आगे मैं एक न्यूमेरिकल लिखता हूं, जरा देखना। एक बेसिक क्वेश्चन में लिखता हूं, इफ लेमडा ई क्यू 2 × 10⁻² सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये यूनिट है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। मैं इससे पहले आपको बता चुका, यूनिट है ऑफ 0.1 मोलर H2SO4। तो आपको निकालना है, देन कैलकुलेट लेमडा एम, मतलब मोलर कंडक्टिविटी। कैसे निकालोगे सर? आपने अभी फॉर्मूला बताया है, लेमडा एम इक्वल टू n फैक्टर इंटू लेमडा ई क्यू। एन फैक्टर कितना होगा बताओ? एसिड है, इस एसिड का एन फैक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2। जनरली एसिड का एन फैक्टर वही होता है जो उसमें H होता है। कितना H है? 2, तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा, 2 यहां पर रख दो। और लेमडा ई क्यू का वैल्यू कितना? 2 × 10⁻²। तो लेमडा एम बराबर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 10⁻², और सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर। और लेमडा एम में मोल इनवर्स होता है। क्या होता है बच्चों? मोल इनवर्स होता है। और लेमडा ई क्यू में क्या होता है? इक्विवेलेंट इनवर्स होता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको सही से नोट कर लेना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। लेक्चर को अच्छे से लिख लेना। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पे एक बेहतरीन न्यूमेरिकल के साथ मैं आपसे मिलूंगा। बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ओके, थैंक यू।